हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिस के लैब पर। मैं आपका जीएस ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने साइंस में की अगली क्लास लेकर, और आज हम लोग करने वाले हैं डेंसिटी। और डेंसिटी के बाद हम लोग सिर्फ आधा सिर्फ फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो भूषण, रोहित, अमित, रुचिका, ब्रजेश, दिलीप, श्रवण, आशीष, अंजुम, अर्जुन, विजेंद्र, प्रवेश, सुरेश, बीरू, मीनू, प्रतीक्षा, विकास, स्मृति, पीयूष। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेंसिटी देखा था। हम लोग कुछ पदार्थों के घनत्व की अभी बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा घनत्व वाली वस्तु कम घनत्व वाले द्रव के पर द्रव में कम घनत्व वाले द्रव में डूब जाएगी। यानी जो ज्यादा घनत्व जिसका होगा ना, वो कम घनत्व वाले वस्तु में क्या हो जाएगा? डूब। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, कम घनत्व वाली वस्तु, कम घनत्व वाली वस्तु ज्यादा घनत्व वाली वस्तु के ऊपर, ज्यादा घनत्व वाले द्रव के ऊपर तैरेगी। ये पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। ठीक है, अगर किसी वस्तु का घनत्व मान लीजिए ज्यादा है, और अगर उसको आप कम घनत्व वाले वस्तु में क्या करते हैं? डुबाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अगर किसी वस्तु का घनत्व कम, और अगर उसे किसी ज्यादा घनत्व वाली वस्तु में क्या कर रहे हैं? डुबा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो उसके ऊपर तैरेगा, वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, यानी कि कम घनत्व वाली वस्तु ज्यादा घनत्व वाली वस्तु के ऊपर तैरेगी, और ज्यादा घनत्व वाली वस्तु कम घनत्व वाले द्रव में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ये बात समझ में आ गई? इतनी साउंड का क्या इशू है? सभी को साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ, वन लाइनर मिलेगा, लास्ट में है वन लाइनर, आज दिखाऊंगा आप लोगों को, बता भी दूंगा। ठीक है, क्या सभी को साउंड का इशू आ रहा है? आखिर कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता है, पता ही नहीं चलता क्या दिक्कत। साउंड लो है, पता नहीं, यहाँ से तो साउंड ठीक है, आप लोगों को क्यों लो लगता है? साउंड समझ ही नहीं आता है। देखिए, अगर किसी का साउंड कम आ रहा है ना, तो आप लोग क्या करिए, या तो ऐप को अपडेट करिए पहले, या फिर रिफ्रेश करिए वीडियो को, है ना? क्योंकि यहाँ से तो मैं कहाँ अब यहाँ पे लगा लूँ माइक, ऐसे लगा के बोलूँ? बताओ अब कितना ऊपर लगाऊं? ऑलरेडी यहाँ पर है ना? जिस बच्चे को साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है ना, आप लोग ऐप को रिफ्रेश करिए, ऐप को या तो अपडेट कर लें, या फिर क्लास को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, है ना? चलिए, अब इसके एप्लीकेशन को याद रखना है। पहले इसका एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स मैं लगभग 10 या 11 के आसपास एग्जाम्पल लिखाने वाला हूं, वो जो है आपको याद रखना है। सबसे पहला, बर्फ
पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व, अभी किसका घनत्व कितना होता है आपको लिखाएंगे, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। कभी भी आप पानी में बर्फ का टुकड़ा डालिएगा, वो जो बर्फ है ना पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता रहता है। क्यों? इसका कारण यह है कि बर्फ का जो घनत्व होता है ना पानी के घनत्व से कम हो। कितना होता है अभी हम लास्ट में आपको चार्ट बना के बताएंगे, जिसका जिसका मैं बताऊंगा उसका आपको याद रखना। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा कि जब, ऐसे लिख लीजिएगा, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से ज्यादा होता है। कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में ना क्या होता है, सॉल्ट की मात्रा प्रेजेंट होती है। सी वाटर जो होता है ना उसमें क्या होता है, NaCl मौजूद होता है, और उस NaCl समुद्र के NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वो रिवर वाटर से यानी कि नदी के पानी से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ गई? और मेरा आप लोगों से सवाल है, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट हो, आयोडीन युक्त नमक होता है ना, आयोडीन युक्त नमक में क्या मिलाया जाता है बता सकते हैं आप? आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसमें क्या मिलाया जा सकता है, बता सकते हैं आप लोग? बताइए। फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। आयोडीन तो मिलाते, लेकिन आयोडीन में कौन सा आयोडीन मिलाते? वेरी गुड, बिल्कुल गौतम जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, ये वन लाइनर में लिख लेना, आप लोग पूछता है पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। यहां तक लिख लिया सभी ने? पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड याद रखिएगा, वन लाइनर वाले में लिख लेना इसको। पहले आप इतना लिखो फिर इसके आगे चलते हैं। यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक सभी ने लिख लिया? चलिए अब इसके आगे याद रखिएगा तीसरा पॉइंट, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व, समुद्र के पानी का घनत्व नदी की अपेक्षा ज्यादा होता है। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा याद रखिएगा, जब कोई शिप यानी जब कोई जहाज या कोई नाव, जब कोई शिप रिवर से यानी नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, तो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। इसके पीछे क्या वजह है ना अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, पहले आप एप्लीकेशन लिख लो, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ी पहले एप्लीकेशन लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ऊपर उठ जाती है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व, ऐसा क्या होता है घनत्व ज्यादा होने से, आपको समझ में आएगा। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है।
कई बार ये सवाल पूछता है आपके पेपर में। इसके बाद याद रखेंगे जब कोई सिप, जस्ट इसका उल्टा एग्जांपल लिखिए, जब कोई सिप समुद्र से नदी में, समुद्र से नदी में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी डूब जाती है, थोड़ी सी नीचे डूबती है, थोड़ी सी नीचे डूबती है, क्योंकि नदी के पानी का घनत्व, नदी के पानी का घनत्व समुद्र के पानी से कम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको समझ में आएगा। पानी से कम होता है, पहले आप लिखो सारा एग्जाम, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट। पहले आप लिखिए, सी वाटर में क्या ऑयल डाल दिया जाए तो ऑयल जो है फ्लोट करेगा सी वाटर की। डेंसिटी क्या होता है, कल ऑलरेडी बता दिया है, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है डेंसिटी, है ना। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। इसे लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिया यहां तक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसके बाद अगला है, जो भी पॉइंट आएगा देख लीजिएगा, छठा पॉइंट होगा, सिक्स्थ वन, बर्फ का 1/10 हिस्सा पानी के बाहर तथा 9/10 हिस्सा पानी के अंदर होता है। यानी जब बर्फ पानी में तैरता है ना, इसके पीछे क्या वजह है ये भी आपको अभी पता चल जाएगा, अभी तुरंत पता चलेगा सब। पहले आप लिखो एग्जाम्पल, एक एक चीज आपको समझाएंगे। न्यूमेरिकल यहां से कैसे बनता है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि घनत्व उसका कम है। पानी का घनत्व है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, जबकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो उससे कम होता है। कैसे होता है हम लोग डिस्कस करें। वाटर एंड ऑयल में दोनों में किसका सब लिखाएंगे, धर्मेंद्र। जस्ट वेट, जो पहले अभी लिखा रहे हैं आप उसे करिए। पानी जो नॉर्मली याद रखिएगा, तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तेल क्या होता है, तैरता है। सातवां याद रखिएगा, बादल का घनत्व वायुमंडल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बादल वायुमंडल में तैरता है ना। क्लाउड, क्लाउड जो होता है ना, उसका घनत्व क्या होता है, वायुमंडल के घनत्व से कम होता है, इसलिए क्लाउड जो होता है ना फ्लोट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और याद रखिएगा, ये जितनी भी मौसमी घटनाएं, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि आप ये बताएंगे बादल का जो घनत्व है वो मापते किससे हैं, किस यंत्र से मापते हैं। और दूसरा, जितनी भी ये जितने भी वायु ये जो मतलब सीजनल एक्टिविटी होता है, मौसमी घटनाएं होती हैं, वो किस लेयर में होती है। ये दो सवाल है आपसे, आपको बताना हमारे वायुमंडल के किस परत में होती है। अगला याद रखेंगे कि
मक्खन यानी बटर, ठीक है, बटर दूध के ऊपर तैरती है। बटर जो होती है वो मिल्क के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है, क्योंकि मक्खन का घनत्व यानी जो बटर है उसका घनत्व दूध से कम होता है। दूध से क्या होता है, कम होता है। दूध से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनकम्प्लीट। हाँ ठीक तो है ये। बर्फ का 1/10 हिस्सा पानी के बाहर तथा 9/10 हिस्सा पानी के अंदर होता है। यानी बर्फ जब पानी में आप तैरता है ना तो उसका 1/10 हिस्सा पानी के बाहर रहेगा, 9/10 हिस्सा पानी के अंदर रहेगा, है ना। और याद रखिएगा जो आपका बादल है उसका घनत्व हम लोग मापते हैं किससे, नेफोमीटर से, ठीक है। और ये जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो कहां पर होती है, वो है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। पहले आप इसे लिखो, इतना लिखो, फिर इसके अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फटाफट लिखिए। कैन आई मूव? नेक्स्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक सवाल और है, आप लोग ये बताओ कि जो पहला सवाल है ये सब वन लाइनर में आप लोग लिख लेना। दूध, मिल्क किस प्रकार का कोलाइडी विलियन है? दूध जो है, मिल्क जो है, वो किस प्रकार का कोलाइडी विलियन है, ये बताइए। पहला सवाल। और दूसरा सवाल है आपसे, जो दूध से मक्खन अलग होता है, यानी जो मक्खन बनाने वाली जो मशीन होती है, मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है, वो किस सिद्धांत पर काम करती है? ये दो सवाल है आप लोग। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइन्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिल्क क्या है, एक प्रकार का इमल्सन है, यानी एक प्रकार का पायस है। और जो आपकी मक्खन निकालने वाली मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। आप याद रखें, अपकेंद्रीय बल। इसके बाद याद रखेंगे नाइन्थ वन इज आयरन की बॉल, आयरन यानी लोहे की बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मरकरी के ऊपर तैरती है। मरकरी के ऊपर तैरती है, यानी जो आपका पारा है ना, पारा, पारा के ऊपर तैरती है, लेकिन पानी में डूब जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयरन की बॉल यानी लोहे की गेंद मरकरी के ऊपर तैरती है, लेकिन पानी में क्या हो जाती है, डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारा से अधिक, यानी कि मरकरी से अधिक, लेकिन पानी से क्या होता है, लोहे का घनत्व सॉरी पारा से कम होगा ना, पारा से कम तथा पानी से अधिक होता, उल्टा मैंने लिखा। आयरन की बॉल मरकरी के ऊपर क्या होती है, तैरती है, लेकिन पानी में क्या हो जाती है, डूब जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है ना वो पारा से कम होता है, लेकिन मरकरी से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना।
वो बाय मिस्टेक उल्टा पुल्टा हो गया था। अब मरकरी के बारे में देखिए 4-5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मरकरी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मरकरी को याद रखिएगा, एक तो सबसे पहले इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर कहते हैं मरकरी को। मरकरी को ही क्या बोलते हैं, लिक्विड मेटल कहते हैं। मरकरी का अयस्क है तो एक है सिन्नेबार, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। एक इसका अयस्क होता है जिसका नाम है कैलोमल, जिसका फॉर्मूला होता है HgCl2। एटॉमिक नंबर है इसका 80। और मरकरी के बारे में याद रखिए, ये जो मरकरी है ना, ये मेटल्स के साथ मिलकर यानी धातुओं के साथ मिलकर क्या करता है, अलॉय बनाता है। अलॉय, धातुओं के साथ मिलकर के क्या बनाता है, ये आपका एक अलॉय बनाता है, एक मिश्र धातु बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग अमलगम बोलते हैं, अमलगम। लेकिन याद रखिएगा, ये जो मरकरी है ना, ये आयरन के साथ, किसके साथ, लोहे के साथ अमलगम नहीं बना। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मरकरी किसके साथ अमलगम नहीं बनाता, तो आयरन के साथ, लोहे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता। बात समझ में? अनमोल जी पढ़ने आए हैं, पढ़ लीजिए, है ना, डाउट है तो पूछिए। हाँ बिल्कुल, वन लाइनर में नोट कर लीजिए। केमिस्ट्री में तो खैर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब किसका किसका डेंसिटी कितना होता है, इसका एक हम लोग चार्ट बनाते हैं। हाँ, द्रव धातु भी बोलते हैं उसको, है ना। अब इसका आपको टेबल बनाना है। सबसे पहले पानी, जो मैं टेबल बना रहा हूं, ये टेबल आप लोगों की बनाना है। पानी, इसका घनत्व कितना था, जितना मैं आपको लिखा रहा हूं बस इतना आपको याद रखना है। पानी, इसका जो घनत्व होता है ना, याद रखना 1.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1000 kg पर मीटर क्यूब। सर अगर ग्राम में पूछ दे तो कैसे लिखेंगे, ग्राम में सर क्या होगा, आप लोग बताइए, ग्राम में क्या होगा इसका, 80 है, 80 अमित 80। बताइए, इसको अगर हम ग्राम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आपको कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आप चेंज करो इसको, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ देगा। ये आपको चेंज करना है, यूनिट एंड डायमेंशन मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको चेंज करो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वेरी गुड, सौरभ ने बिल्कुल सही बताया है। कुछ भी नहीं है, देखो ये ना, मैं रटाना नहीं चाहता आपको, मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, इसको आपने सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या करेंगे, पहले 1000 को किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में। 1000 इंटू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम बटे मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो ना, 1/100 का होल क्यूब हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर में 1/100 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लो ना, सिंपल। सॉरी, ये मैंने 1/, नहीं ऐसे नहीं, 100 सेंटीमीटर, 100 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, मैंने उल्टा, यानी 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1000 गुने 1000 बटे कितना हो जाएगा बताओ, 100 गुने 100 गुने 100, यही होगा ना जी, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। इसको काट दो, सब कट जाएगा, बच क्या जाएगा, सिर्फ एक बच जाएगा, एक सिंगल एक बच। वही मुस्कान, वही चीज है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये यही वाला एक्सप्लेन, यही वाला एक्सप्लेन जो आप बता रहे। आयरन की नल मरकरी पर तैरती है, पानी में डूब जाती है, ये कारण, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी को कोई आपत्ति, अरे किसी को कोई आपत्ति है इसमें अगर मैंने ऐसे लिखा है तो, यानी कि आपको ऐसे भी याद रखना, ऐसे भी याद रखना, ऐसे भी याद रखना, एग्जाम में जो पूछे बता दे, ठीक। दूसरा, समुद्र के पानी का घनत्व,
समुद्र के पानी का घनत्व, सी वाटर का जो डेंसिटी होता है ना 1.03 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। अब इन सबको सेंटीमीटर वाले में मत याद रखना, सिर्फ वाटर का याद रखना, क्योंकि वाटर का सबसे ज्यादा पूछता है। इसका क्या होता है, समुद्र के पानी का घनत्व देखो इससे ज्यादा है ना, 0.03 ज्यादा है। और ये बकायदा एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो आपको याद रखना। क्लियर है? बाकी और सभी का लिखते हैं, पहले आप इतना लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। फटाफट से लिखिए फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिया यहां तक? कैन आई मूव? चलिए, अब इसके बाद याद रखना है, समुद्र के पानी का लिख लिया हमने। नेक्स्ट याद रखिएगा मरकरी। मरकरी का देखो कितना ज्यादा होता है, मरकरी का देखो कितना होता है 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। आयरन का सर, आयरन का देखो कितना होता है 7.8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, 7.8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद हवा का याद रखना, एयर, एयर यानी हवा, हवा का घनत्व कितना होता है, मात्र 1 केजी पर मीटर क्यूब। सर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 1.43 केजी पर मीटर क्यूब। सर ब्लड का कितना होता है, और ऑक्सीजन को किसने खोजा बताओ तुम लोग, ऑक्सीजन को किसने खोजा है, ब्लड का कितना होता है 1.06 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। पारा का एटॉमिक नंबर 80 होता है, 80। और ऑक्सीजन का किसने खोजा है, ऑक्सीजन की खोज करी है, याद रखिएगा जोसेफ प्रेस्टले ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं। एयर का मैंने 1 केजी लिख दिया क्या, अरे एयर का करेक्ट कर लो, ये मैं एक मिनट रुक जाओ, एयर का 1.29 लिखो, 1.29 केजी पर मीटर क्यूब होता है, 1 नहीं 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा यहीं पर आइस का भी लिख लीजिए, आइस यानी बर्फ का, बर्फ का कितना होता है 0.9 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, 0.9 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। और ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड एक कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है बताना, ब्लड का पीएच मान कितना होता है बताइए, फटाफट से लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। फटाफट से लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। सेवन 7.4, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलें, आगे चलें हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कराएं। यहां तक लिख लिया सभी ने, यहां तक सभी ने लिख लिया। अब देखो बर्फ का घनत्व कम है ना पानी से, हाँ चलो इसके बाद अगला, अगला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहां पर लिख लीजिए आप लोग, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है, हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं, आवर्त तत्व,
खोजा किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। सबसे हल्का तत्व भी है ना? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे सबसे शुद्ध या सबसे प्योर ईंधन है। सबसे ज्यादा उष्मीयमान हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम अलग अलग हैं, है ना? हाइड्रोजन को ही क्या बोलता है? भविष्य का ईंधन बोलते हैं। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलता है ना? आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका होता है 9 इंटू 10⁻⁻2 kg पर मीटर क्यूब। 9 इंटू 10⁻⁻2 kg पर मीटर क्यूब सबसे हल्का तत्व है ये। और इसके बाद याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल या फिर जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। फॉर्मूला क्या होता है इसका? C2H5OH। या फिर जैसे हम कहते हैं शराब। शराब का घनत्व कितना होता है? 0.806 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। 0.806 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इथाइल अल्कोहल को ही क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और ये क्या है? इसी को हम लोग नॉर्मली शराब बोलते हैं। और याद रखिएगा, अभी आते हैं घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है कृष्णानंद जी, वी विल डिस्कस। जस्ट वेट, एक एक चीज देखेंगे। एक होता है, याद रखना, मिथाइल अल्कोहल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिथाइल अल्कोहल। या फिर जैसे हम लोग इसे वन लाइनर वाले में लिख लेना, जैसे हम लोग बोलते हैं मिथानॉल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट या फिर इसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं। वुड स्पिरिट कहते हैं। वन लाइनर वाले में ये सब पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल को जहरीली शराब कहते हैं। जहरीली शराब। देखिए होगे आज से 1 महीना पहले बिहार में सिवान में कई लोग देसी शराब पीने से मर गया था। कई लोग अंधे हो गए थे। वो कौन सा शराब था? यही था जो देसी शराब होता है ना, ठर्रा, है ना, माल्टा जो होता है वो यही होता है, मिथानॉल ही होता है, मिथाइल अल्कोहल ही होता है ना। और इसको पीने से क्या हो जाते हैं? लोग अंधे हो जाते हैं। अंधे। बात समझ में आ? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक फटाफट लिखिए। अब चलते हैं इसके आगे। इसके बाद इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। यहां तक सब लोग लिखो। कैन आई मूव? मिथाइल का डेंसिटी नहीं याद रखना है, जितना एग्जाम में पूछता है ना बस उतना याद रखो, है ना? जितना पूछता है उतना याद रखो। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझ, ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये, ठीक है? और इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है बायोंड फोर्स पर। डेंसिटी सबको समझ में आ गया ना? अब जो उत्प्लवन बल लग रहा था, उत्प्लवन बल पे आते हैं फिर से हम लोग। कैसे वो डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है ये समझना सब लोग। और यहां से कैसे न्यूमेरिकल बनता है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी ध्यान से एकदम बोर्ड पर फोकस करो। अभी ये मान लो कोई वस्तु है, इसका ये क्या है? ये है इसका ए यानी इसका ये सरफेस एरिया जो पानी के अंदर, ये ए है। और इसका मान लो ये स्मॉल एल है जो पानी के अंदर है, ये वाला हिस्सा स्मॉल एल है। और ये जो है इसका पूरा लेंथ है, पूरा कैपिटल एल है। ये पूरा लंबाई है कैपिटल एल। और
स्मॉल एल जो है ये क्या है, वह इतना हिस्सा है, वह लंबाई है जो कि इसका पानी के अंदर है, समझो। अब मान लीजिए इसका जो बायोंट फोर्स लग रहा है, बायोंट फोर्स या उत्प्लवन बल जो लग रहा है, उत्प्लवन बल वो किसके बराबर होता है, जो भी डिस्प्लेस किया गया लिक्विड है, जो भी द्रव लिक्विड, जो भी लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है उसका भार जो होता है, मान लीजिए कि लिक्विड डिस्प्लेस किया गया m और भार जो होता है क्या mg। मान लीजिए कि उत्प्लवन बल जो है वो क्या है mg। अभी घनत्व निकालने का भी फॉर्मूला क्वेश्चन कराएंगे अभी गोविंद, जस्ट वेट, क्वेश्चन अभी कराएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपके एनटीपीसी में, न्यूमेरिकल यहां से, वो क्वेश्चन में करेंगे, वो बहुत सिंपल है। पहले मेन कॉन्सेप्ट आप समझिए, यानी कि इसके ऊपर जो उत्प्लवन बल लग रहा है मान लीजिए वो क्या है, mg है, ठीक है। अब आप जानते हैं घनत्व यानी डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी घनत्व बराबर क्या होता है जी, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, समझिएगा ध्यान से। यानी क्या हम डेंसिटी बराबर लिख सकते हैं क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से क्या हम मास बराबर लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, मास बराबर हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। अरे यस और नो, आया नहीं बताओ, आया नहीं बोलो, ठीक है। यानी कि क्या हम यहां पर उत्प्लवन बल बराबर लिख सकते हैं क्या, ये जो उत्प्लवन बल है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो भी डेंसिटी है किसका, फ्लूइड का, जिसमें द्रव में डुबा रहे हैं उसका डेंसिटी जो है, इंटू वॉल्यूम, इंटू, यानी ये जो, अब मान लीजिए कोई अगर, अब आपको समझ में आएगा डेंसिटी लगता है तो काहे, डेंसिटी ज्यादा होता है तो काहे ज्यादा फोर्स लगता है, काहे वो ऊपर की तरफ आएगा, कम डेंसिटी होगा तो काहे नीचे की तरफ आएगा। अब ये बताओ अगर किसी फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसका उत्प्लवन बल भी वो क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा ना जी। इसलिए जब कोई जहाज समुद्र में घुसता है ना, समुद्र में जैसे इंटर करेगा, समुद्र के पानी का डेंसिटी ज्यादा है तो उत्प्लवन बल का मान बढ़ जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हल्का सा ऊपर। जैसे समुद्र से कोई जहाज नदी में एंटर करेगा, नदी के पानी का घनत्व कम है, उत्प्लवन बल का मान जो है ना वो घट जाएगा, उत्प्लवन बल का मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी चीज देखिए, कई बच्चे सवाल पूछ रहे हैं सर लकड़ी पानी के ऊपर क्यों तैरता है, कोई पूछ रहा है कपूर जल में क्यों तैरता है। कोई भी चीज देखिए अगर किसी वस्तु में तैर रही है ना, मान लीजिए पानी में लकड़ी तैर रहा है तो लकड़ी का घनत्व पानी से कम, इसलिए लकड़ी पानी में तैर रहा है। कपूर अगर पानी में तैर रहा है तो कपूर का घनत्व पानी से कम। अगर कैरोसिन ऑयल पानी में तैर रहा है, कैरोसिन ऑयल का घनत्व पानी से कम। शराब पानी में तैर रहा है, शराब का घनत्व पानी से कम, ठीक है। और जी जो है ना, यहां पर जी क्या है, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सर, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो आप लोग, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। अब यहां पर देखो, इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें, इसका ये जो है इसका वॉल्यूम अगर हम निकालें, इसका वॉल्यूम, यहां पर कई बार सवाल क्या पूछता है, जैसे क्वेश्चन हम एक करवा रहे हैं, इसको डायरेक्ट इतना अपना, ठीक है, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, बस ये क्वेश्चन आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब दूसरा कॉन्सेप्ट एक देखिए, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन मैं एक देता हूं और क्वेश्चन सब इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे। पूछता अगर किसी
वस्तु का घनत्व, इसको समझिएगा, 600 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसे एक द्रव जिसका घनत्व 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है में डुबाया जाता है, तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का न्यूमेरिकल पूछता है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा द्रव के अंदर रहेगा, या फिर आपसे पूछ देगा कितना प्रतिशत हिस्सा द्रव के बाहर रहेगा। ठीक है, याद रखिए, अगर किसी वस्तु का घनत्व 600 पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसे एक द्रव जिसका घनत्व 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब में डुबाया जाता है, तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा द्रव के अंदर रहेगा, कितना प्रतिशत हिस्सा द्रव के बाहर रहेगा, इस तरह का सवाल पूछता है आपसे। ठीक है, अब इसका देखिए सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। यहां पर देखो, ये जो स्मॉल एल है और ये कैपिटल एल है, ध्यान से समझिएगा, ये स्मॉल एल बटे कैपिटल एल बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस वस्तु को डुबा रहे हैं, बटे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी जिसमें आप डुबा रहे हो, जिस द्रव में आप डुबा रहे हो। ये एल बाय एल का क्या होता है, रेशियो होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बस आप याद रखो, इस फॉर्मूले से आपका सारा का सारा सवाल हो जाएगा। यहां पर एल क्या है, द्रव के अंदर की लंबाई, और कैपिटल एल क्या है, वस्तु की पूरी लंबाई। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपका यहां पर एल बाय एल क्या हो जाएगा, एल बाय एल जो निकालेंगे तो डेंसिटी इसका क्या है 600, फ्लूइड का डेंसिटी कितना है 1000, काट दीजिए, कितना आ गया 6/10, यानी कि एल बाय एल जो है ये कितना आ गया 6/10 आ गया। अब कितना हिस्सा उसका अंदर है, तो यानी कि 6/10 हिस्सा जो है वो अंदर, इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 60% जो हिस्सा है ना वो उसका क्या रहेगा, अंदर रहेगा, बाकी 40% हिस्सा जो है वो कहां पर रहेगा, इसका 40% हिस्सा कहां रहेगा इसका, इस तरह का सवाल आपसे पूछ। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूं, दूसरा क्वेश्चन एक दूं इस पे, ये बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला, सोडियम, सोडियम से लगता है अंकिता। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग करिए, देखिए एक क्वेश्चन करिए आप लोग, अगर किसी वस्तु का घनत्व 400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसे 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले घनत्व वाले द्रव में डुबाया जाता है, घनत्व वाले द्रव में डुबाया जाता है, तो कितना प्रतिशत हिस्सा, तो कितना प्रतिशत हिस्सा द्रव के बाहर रहेगा, कितना प्रतिशत हिस्सा द्रव के बाहर रहेगा। और यहीं से आपको अभी पता चल जाएगा कि बर्फ का 9/10 हिस्सा क्यों पानी के अंदर रहता है।
बर्फ का क्यों 1/10 हिस्सा पानी के बाहर रहता है, अभी आपको समझ। यानी कि आप देखो एल बाय एल निकालो, सिंपल एल बाय एल निकालिए, कितना आ गया 400/2000, 400/2000 यानी कितना आ गया जी 1/5, परसेंटेज में चेंज कर दो, 1/5 गुना 100 कितना हो गया 20%, 20% किधर रहेगा अंदर, 80% कहां रहेगा बाहर, है ना, है कि नहीं आसान। अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछे कर देंगे आप लोग, अरे हाँ नहीं बोलो सब। अब देखो बर्फ वाला देखते हैं, बर्फ वाला, बर्फ का देखो पूछे कितना हिस्सा बाहर कितना हिस्सा अंदर, तो बर्फ का घनत्व कितना है 0.9, पानी का घनत्व कितना है, यही है ना जी, बर्फ और पानी का निकालना है, कर दो, कुछ है 10⁻³ कट गया 9/10 यानी कि 9/10 हिस्सा कहां रहेगा अंदर रहेगा, यानी 90% हिस्सा कहां रहेगा अंदर रहेगा, और 10% हिस्सा कहां रहेगा जी बाहर रहेगा, यही है ना, यही तो पढ़े थे हम लोग अभी। क्लियर, 10% हिस्सा बाहर, 90% हिस्सा कहां। अब और न्यूमेरिकल कैसा बनेगा, यहां से खूब पूछता है एनटीपीसी, रेलवे वाला ना एक तरह का न्यूमेरिकल और खूब पूछे, क्या क्या पूछेगा, डेंसिटीज का एक को सवाल गलत नहीं होना, कोई डाउट है आप लोग पूछिए, हाँ लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए पहले, है ना, लिख लीजिए लिख लीजिए। अरे अंदर बाहर समझने देखो, ये जो परसेंटेज ये जैसे 1/5 है ना, जो भी ये वैल्यू आता है ना, तो इतना हिस्सा जो है ना उसका अंदर रहेगा, बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है बाहर रहेगा। इससे भी हल्का पूछता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो जाके जितने, नहीं तो हम भारी करवा रहे हैं तुम। ये लेंथ है, एल जो है ना यहां पर लेंथ है, ये जो है आपका डेंसिटी है ना। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले ना आप लोगों को थोड़ा वन लाइनर दिखा दें। आज जो है ना लगभग 145 वन लाइनर है, देखो यहां पर लिखा है, ये सब तुम लोग वन लाइनर वाले कॉपी में लिख लोगे, अगर नहीं लिखोगे फिर नहीं देंगे वन लाइनर, लिखने का लिखोगे तभी देने का मतलब है, और उसको पढ़ना है। पहले वन लाइनर देख लीजिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट है ना, देखिए मैंने मैक्सिमम को इंग्लिश में कर दिया है, 70 के आसपास पॉइंट को मैंने इंग्लिश में कर दिया, बाकी मेरे पास समय का थोड़ा अभाव था, मैं कर नहीं पाया, बाकी मैं कल की क्लास में करके इंग्लिश वाला दे दूंगा जो नहीं कर पाया हूं। ऐसे 70 पॉइंट अंग्रेजी में कर दिया, बाकी बचा हुआ पॉइंट ना वो हम कल करके दे देंगे अंग्रेजी में, ठीक है। ये सब देखो, ये सब तुमको नोट करना है सब वन लाइनर वाली कॉपी में, और एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे इसमें नहीं दिख रहा है, पीडीएफ में दिख जाएगा, है ना, पीडीएफ में दिख जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब अभी हिंदी वाला जो इसको कल हम अंग्रेजी में करके दे देंगे अंग्रेजी वाले के लिए। टोटल 145 पॉइंट है, पहले इतना लिखो तुम लोग, इसको याद करो, बाकी इस वीक के अंत तक में हम दूसरे बाकी भी 150 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। चलो फिजिक्स का भी दे देंगे, केमिस्ट्री का भी दे देंगे, बाद में क्वेश्चन वो दे देंगे 1000, पढ़ते रहना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते, चलें अगले टाइप के क्वेश्चन पर, बंगाली में तुम लोग ना मना, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान 10 kg है और उसका वॉल्यूम 5000 मीटर क्यूब है, तो घनत्व
क्या होगा। इस तरह का सवाल बहुत पूछा है आपके एग्जाम में। कल हम कुछ इस डेंसिटी वाला ना कुछ क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछा है ना, वो वाला कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे कल, तुम लोगों को करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा है। ठीक है, यहां पर इसका अगर डेंसिटी निकालोगे, देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया है कितना 10, वॉल्यूम कितना दिया है 5000, काट दो 1/5, सॉल्व कर लो इसको, जो भी केजी मीटर क्यूब पॉइंट में जो भी आएगा, आई थिंक पॉइंट पर 0.002 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। हो सकता है आपको ऑप्शन दिया रहे किसमें, ऑप्शन हो सकता है आपको सेंटीमीटर में दिया रहे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहे। ठीक है, बात समझ में आ क्लियर है। बाकी कल हम इससे रिलेटेड जितना भी एनटीपीसी में लगभग 8-10 न्यूमेरिकल हम देखे हैं, पूछा गया है यहां से, इस फॉर्मूले से, सिर्फ मास अपॉन वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से पूछा गया। पूछिए क्या क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर अगर आपसे पूछे, ध्यान से समझना, अगर आपका मान लो मास बढ़ता, अगर मान लीजिए कि मास अगर आप बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मास अगर आप घटाएंगे, डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये रिलेशन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पूछ रहा था सर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी पर। देखिए टेम्परेचर अगर किसी चीज का बढ़ाते हैं, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, डेंसिटी आपका क्या होता है, घटता है। जो आइस है, वाटर है, वो उसका अपवाद है, वो जब हम टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे वहां पर हम उसके ऊपर बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है लिक्विड में, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर घटाने पर डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, यानी डेंसिटी जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जब हम बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर में आएंगे वहां पर हम लोग, ठीक है। और कल हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, आधासिव फोर्स। कल ही हम लोग बात करेंगे आखिर जो पारा है ना वो शीशे पर नहीं चिपकता है, पानी चिपक जाता है, क्यों, क्या कारण है। पारा जो है वो कांच में नहीं चिपकेगा लेकिन पानी चिपक जाता है, क्या वजह है देखेंगे कल की क्लास, ठीक है। बाकी कल ही आपको इससे रिलेटेड जो डेंसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बने हैं पेपर में उसको भी करवाएंगे। और स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है ना, पर पारा का परमाणु संख्या 80 होता है और ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। देखिए छुट्टी तो अभी आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना, किसी भी दिन छुट्टी नहीं रहेगा आपका, आप बाद में देख लेना, है ना। पूछो सानू क्या क्वेश्चन है। अगर डेंसिटी सेम है ना तो पूरी तरह से वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा। वो मतलब क्या होगा, डेंसिटी अगर सेम है तो वो मतलब उसके बीच में क्या करेगा, तैरता रहेगा, बीच में तैरता रहेगा, ना तो डूबेगा ना ही क्या होगा, फ्लोट करेगा। वो ठीक है, मेरे यहाँ भी छठ पूजा होता है, ऐसा नहीं है ना, मेरे यहाँ भी छठ पूजा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है, गलनांक बिंदु वह टेम्परेचर होता है जिसके बाद कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होने लगे, और बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिसके बाद कोई द्रव जो है वो गैस में चेंज। सर न्योता दे, तुम्हारे बदले हम न्योता दे देते हैं, है ना। छुट्टी नहीं होगा, क्योंकि देखो छुट्टी इसलिए नहीं होगा, तुम लोगों को बता दे रहे हैं,
क्योंकि अभी ना 17 तारीख के बाद 16 तारीख के बाद हम पूरा 15 दिन के लिए छुट्टी पर रहेंगे, 14 दिन के लिए, यानी पूरा नवंबर। ठीक है, तो इसलिए छुट्टी नहीं होगा। दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलियन है? दूध एक प्रकार का पायस है, इमल्सन है। ठीक है, कि मेरे घर में शादी है, मेरे सिस्टर। हाँ, कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं, बिल्कुल प्रिंस जी। बायोन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, बिल्कुल अभी करके देखे हैं। ठीक है, हाँ शादी। थैंक यू शिवा, थैंक यू। मैं भागलपुर से हूँ, भागलपुर बिहार में है ना, सिल्क सिटी जिसको बोलते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, ऐसे हम छुट्टी तो देना नहीं चाहते हैं। हाँ, हाँ, मेरी इच्छा है लेकिन मजबूरी है। बिल्कुल कह सकते हैं। द्रव के आयतन पर भी डिपेंड करता है, तभी ना वॉल्यूम पे भी डिपेंड। छठ पूजा का छुट्टी नहीं होगा, है ना। देखो छठ पूजा आप लोगों को बता देते हैं। एक तो शाम में अर्घ डालना है आप। शाम में कितने बजे जाते हैं? 5-6 बजे के आसपास अर्घ डालते हैं, है ना। वहाँ उस समय भी क्लास नहीं है, और भोरका वाला अर्घ डालेंगे सुबह वाला, तो वो सुबह में 5-6 बजे डालें। क्लास के टाइम में तो नहीं हो रहा है छठ पूजा जी। हाँ, लड़की लोगों को थोड़ा हो सकता है कि उन लोगों को ठेकुआ वगैरह बनाना होता है, घर में बहुत सारा काम रहता है। जैसे अब आज है, उन लोगों का कद्दू भात होता है, तो उन लोगों को गेहूँ वगैरह सुखाना। कई बच्चा इसमें गेहूँ भी सुखा रहा होगा अभी छत पे बैठ के ना, उग्गा उग्गा को भगाते हैं ना। तो लड़की लोगों का तो समझ भी सकते हैं थोड़ा सा। लड़का सबको क्या, माना क्या दिक्कत है क्लास का? तुम लोगों का घाट बनाने जाना है, अगर होता है ना घाट में साफ सफाई करने जाना है, उसमें जा सकते हो तुम, क्लास के बाद से चल जाओ, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, है ना, के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।